स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीजी स्कूल विथ आरती। आइए स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। इससे पहले हमने स्वर संधि पढ़ी थी। यदि आप स्वर संधि को पढ़ना चाहते हैं तो आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्वर संधि का लिंक दे दूंगी, आप वहां पर जा कर के स्वर संधि पढ़ सकते हैं। तो आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। चलिए व्यंजन संधि को देखते हैं। क्या है व्यंजन संधि? जब व्यंजन से व्यंजन अथवा स्वर से व्यंजन मिलता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात इससे पहले जो हमने देखा था, स्वर का मेल स्वर से हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आपके व्यंजन का मेल व्यंजन से होगा या स्वर का मेल व्यंजन से होगा। आप लोग अगर पढ़े होंगे स्वर संधि तो आप अच्छे समझ रहे होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। अगर नहीं पढ़े फिर भी मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। देखिए, अंतिम वर्ण आपका क्या होगा और प्रथम वर्ण क्या होगा। हमारी संधि किसमें होती है? दो पदों के अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण के बीच होती है। तो अंतिम वर्ण आपका व्यंजन हो सकता है, स्वर हो सकता है, व्यंजन हो सकता है, और प्रथम वर्ण आपका स्वर हो सकता है, व्यंजन हो सकता है, व्यंजन हो सकता है। मतलब व्यंजन का मेल स्वर से हो सकता है, स्वर का मेल व्यंजन से हो सकता है, या व्यंजन का मेल व्यंजन से हो सकता है। और व्यंजन संधि कितने वर्णों में होती है यदि बात की जाए तो 33 वर्णों में, मतलब 33 व्यंजन में ही संधि होगी। जो हमारे का से लेकर हा तक वर्ण होते हैं उन्हीं में संधि होगी। जो हम पढ़ते हैं द्वित्व व्यंजन या हम पढ़ते हैं आपके संयुक्त व्यंजन, इन दोनों व्यंजनों में आपके संधि नहीं होगी, इन दोनों में संधि नहीं होती है। तो चलिए पहला नियम देखते हैं व्यंजन संधि के। व्यंजन संधि के अनेक भेद होते हैं जो इस प्रकार है। मतलब यहाँ पर व्यंजन के कई भेद हैं, हम एक एक कर को पढ़ेंगे। पहला हमारा है का वर्ग, मतलब वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जो हमारा का मतलब पहला नियम है वो क्या है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यदि आप लोग वर्णमाला को अच्छे से पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे वर्ग क्या है। हमारी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं और 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं। तो यही आपका यहाँ पर पहला नियम उसी से रिलेटेड है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो चलिए इसका देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। जब पांचों वर्गों में से किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई भी स्वर किसी भी वर्ग का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण अथवा अंतस्थ में से कोई भी वर्ण आता है तो वर्ग के प्रथम वर्ण को उसी वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित या परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए आपने परिभाषा देखा, इस परिभाषा से आप उतना अच्छे से समझ नहीं सकते हैं, इसे हम तोड़ते हैं, अपने तरीके से हम इसका नियम बनाते हैं। तो चलिए इसके नियम को हम बनाते हैं। इसका नियम क्या होगा, क्या कह रहा है, हम उसी को रखते हैं यहाँ पे कि अपने वर्ग का, वर्ग बोले तो क्या कह रहा है, पांचों वर्गों में से किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण। तो प्रथम वर्ण पहला वर्ग क्या है का, दूसरा वर्ण क्या होता है, दूसरे वर्ग का पहला वर्ण च, तीसरे वर्ग का पहला वर्ण ट, फिर उसके बाद चौथे वर्ग का पहला वर्ण त, और पांचवें वर्ग का पहला वर्ण प। ये अपने अपने वर्ग के पहले वर्ण है। 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, प वर्ग। अब क्या कह रहा था, ये कह रहा है कि इनका मेल किससे हो, इनका मेल किससे होगा। तो इनका मेल होगा किसी भी स्वर से। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि कोई भी स्वर, कोई भी स्वर मतलब 11 स्वर होते हैं हमारी हिंदी में, तो कोई भी स्वर अथवा अपने वर्ग का तो तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण या फिर चौथा वर्ण, चौथा वर्ण, और या फिर अंतस्थ, या फिर अंतस्थ। यदि आप लोग अच्छे से वर्णमाला पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि तीसरा वर्ण क्या है, चौथा वर्ण क्या है, अंतस्थ क्या है। ये अब
हर वर्ग में होते हैं कौन, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग। और अंतस्थ क्या है, तो अंतस्थ यदि आपने नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए, अंतस्थ किसे बोलते हैं, य, र, ल और व, ये हमारे क्या हैं, अंतस्थ वर्ण हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या कह रहा है नियम इसके आगे। इसके आगे ये नियम क्या कह रहा है कि यदि मतलब पहले पद का अंतिम वर्ण ये कौन होंगे, ये हमारे पांचों अपने वर्ग का पहला वर्ण, और इनका संधि किससे होगा, दूसरे पद के पहले वर्ण से। देखिए यहाँ पर अंतिम वर्ण प्रथम वर्ण, तो प्रथम वर्ण में क्या होना चाहिए, स्वर हो सकता है कोई भी, चाहे तीसरा वर्ण हो सकता है, चौथा वर्ण हो सकता है, या फिर अंतस्थ हो सकता है। आइए हम इसे उदाहरण से समझते हैं। हम इसे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा है। तो हाँ देखिए, अभी सॉरी, ये आपका पूरा नहीं हुआ था। ये कह रहा है कि इनका परिवर्तन किस में होगा, तो वर्ग के प्रथम वर्ण को उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा। मतलब ये अपने तीसरे वर्ण का वर्ग का तीसरा क्या है, ग, च वर्ग का तीसरा क्या है, ज, त वर्ग का तीसरा क्या होगा, ड, और ये ता वर्ग का तीसरा क्या होगा, द, पा वर्ग का तीसरा क्या होगा, व, प फ ब, सॉरी ब। तो ये तीसरे वर्ण में इनका परिवर्तन हो जाएगा और ये जैसे हैं वैसे उतर जाएंगे, उन्हें हम वैसे ही ले लेंगे। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखिए, दिक हलंत लगेगा क्योंकि व्यंजन है। पहले वर्ण में मतलब पहले पद के अंतिम वर्ण में हमेशा आपको हलंत देखने को मिलेगा व्यंजन संधि में। तो देखिए, दिक प्लस विजय। चलिए देखते हैं क्या ये नियम काम कर रहा है। पहला वर्ण क्या है, मतलब पहले पद का अंतिम वर्ण का है, और यहाँ पर क्या है आपका वर्ण विच्छेद। यदि आप पढ़े हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि विजय में आपके क्या है, व है। वर्ण विच्छेद करेंगे तो पहले व आएगा फिर ई आएगी। तो यहाँ पर जब का है और यहाँ पे व है, तो व किस वर्ण का, अपने वर्ग का कौन सा वर्ण है, तो देखिए देखते हैं। व क्या है, अंतस्थ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए अंतस्थ, अंतस्थ है, और यहाँ पे आपका क है। तो का किस में बदल जाएगा, अगर ऐसा होता है तो का अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा और ये जैसा है वैसा उतर जाएगा। तो चलिए इसी के पास उतार लेते हैं। और यहाँ पे क्या बचा था ऊपर, दी, क्या हो गया, दिग्विजय। आप सब जानते हो कि जब हमने स्वसंधि पढ़ी थी, हमने आपको बताया भी था कि जब भी कोई व्यंजन हलंत के साथ होता है तो हमेशा स्वर उसकी सहायता करता है। तो दिग्विजय जो शुद्ध लिखा जाता है, जब वर्तनी शुद्धिकरण आता है तो उसमें ये बहुत पूछा जाता है, दिग्विजय। दिग्विजय हम इस तरीके से लिखते हैं, ये हमारा सही होता है। तो आपसे वर्तनी शुद्धिकरण में ये अक्सर पूछ जाएगा कि दिग्विजय कैसे लिखा जाता है। चलिए एक और एग्जाम्पल इससे हम देखते हैं। जैसे जगत, जगत प्लस नाथ। क्या आप बताइए ये इस नियम पर आपके लागू होता है? चलिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, अब आप रख के देखिए क्या ये इस नियम पर बैठता है। देखिए, पहले पद का अंतिम वर्ण तो ता है, लेकिन क्या ना है कोई वर्ण, त थ द ध न। तो ये आपका पांचवा वर्ण है, इसका मतलब ये यहाँ पर नियम काम नहीं करेगा। इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था ताकि आपके कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सट प्लस आनंद। अब बताइए ये हमारे नियम पर ये आपके एग्जाम्पल बैठ रहे हैं? तो आप कहेंगे यस मैम। कैसे? देखिए यहाँ पर ता है, सॉरी यहाँ पर टा है और यहाँ पर क्या है, आ, और हमने क्या बताया था, स्वर भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका अ स्वर है, और यदि ऐसा होता है तो टा किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल गया। ये टा वर्ग का तीसरा क्या है, ड, और यहाँ पे सा उतार लेंगे और यहाँ जैसे है वैसे उतार लेंगे। क्या बन गया, सड़ना, सड़ानन।
अब षडानन क्या इस तरीके से लिखा जाता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपका ये व्यंजन है और स्वर हमेशा व्यंजन को क्या करता है? उसके साथ लगकर उसे पूरा करता है। तो यहाँ पे षडानन कैसे लिखा जाएगा? स डा न षडानन। तो ये आपका सही है। चलिए, हाँ, अपनी व्यंजन संधि के आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसे इस नियम पर रख के देखिएगा। आइए मैं आपको इससे रिलेटेड दो आपको मैं देकर जाती हूँ जिससे कि आप करते रहिएगा। पहला है अज प्लस अंत, इसे आप करिएगा कि क्या बनेगा। दूसरा मैं आपको दे के जाती हूँ सत प्लस धर्म। आप देखिएगा इस नियम के, ये संधि, इस नियम से क्या ये संधि हो सकती है? तो आप करके हमें कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा और अपनी कॉपी पे करके देखिएगा। चलिए, व्यंजन संधि का दूसरा नियम देखते हैं। व्यंजन संधि का दूसरा नियम क्या है? वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। चलिए, इसका भी परिभाषा देखते हैं। जब भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। परिभाषा आपने देखा, शायद आप परिभाषा को समझ नहीं पाए होंगे। आइए इसको भी हम तोड़ते हैं और एक नया नियम बनाते हैं। क्या कह रहा है कि जब भी वर्ग के प्रथम वर्ण अभी आपने ऊपर देखा, मतलब क च, सबके नीचे हलंत होगा, ट त प, ये अपने वर्ग के प्रथम वर्ण है, का मेल किससे, क्या कह रहा है? प्रथम वर्ण का किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण से। पंचम वर्ण को हम पंचमाक्षर बोल सकते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको बताया है कि वर्णमाला में पंचमाक्षर कौन होते हैं? अपने वर्ग का पांचवा अक्षर, उनको हम क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर। वर्गीय व्यंजन के पांचवें वर्ण, ये हमारे पंचमाक्षर होते हैं। यदि पहले वर्ण के बाद कोई भी वर्ग का पंचमाक्षर दिख जाए तो जो आपका प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। मतलब ये सब अपने ही वर्ग के किस में बदल जाएंगे? पंचमाक्षर में। तो ये हमारा यहाँ, ये हमारा यहाँ, ये हमारा क्या हो जाएगा? ड़ और त थ द ध न, और ये प फ ब भ म, इसमें बदल जाएंगे और पंचमाक्षर ऐसे ही उतर जाएगा। तो आइए इसके भी उदाहरण हम करके देखते हैं कि कैसे ये हो रहा है। तो उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण देखेंगे तो आज हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका उदाहरण हम देखते हैं। चलिए, ऊपर वाला ही ले लेते हैं। जैसे हमने ऊपर आपको एग्जाम्पल दिया था, ये इस नियम पर काम करेगा, जगत प्लस नाथ। अब देखिए, यहाँ पर अपने वर्ग का पहला वर्ण है और यहाँ पे क्या है? अपने वर्ग का पांचवा वर्ण, मतलब किसी भी वर्ग का पांचवा। तो ये ता वर्ग का पांचवा है, ऊपर नियम में देख लीजिए। तो इसका मतलब ये अपने ही वर्ग के किसमें बदल जाएगा? पांचवें में। तो ता का पांचवा भी क्या है? ना ही है। और ये जैसे हैं वैसे उतर जाएंगे और यहाँ जो बचा वो उतर जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या है? यहाँ पे बचा है जग और यहाँ पे क्या बचा है? नाथ। और ये ना हलंत के साथ है तो हम इसे कैसे लिखते हैं? जगन्नाथ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। ठीक है, आइए एक और देखते हैं। वॉक प्लस मैं। अब देखिए, यदि इसका हम करके देखते हैं, आप लोग करिए क्या होगा। ये देखिए, यह अपने वर्ग का पहला है और ये पा वर्ग का पंचमाक्षर है। ये पंचमाक्षर है माँ। तो यदि पंचमाक्षर आया है तो ये का किस में बदल जाएगा? अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में। तो ये अपने वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? हलंत है, तो हलंत के साथ ही आएगा। तो यहाँ का मैं हम पूरा ले लेंगे, जैसे है वैसे उतरेगा। यहाँ पे क्या बचा है? वाह। तो ये मिलाकर क्या बन गया? वांग्मय। वांग्मय। और वांग्मय जो है ये संस्कृत शब्द है, ये साहित्य, संस्कृत साहित्य का एक शब्द है। तो वांग्मय मतलब साहित्य का
मिलन। तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं वांग्मय को? तो आप वांग्मय इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे मैम ये तो वर्णमय है, लेकिन नहीं, ये वांग्मय, इसका उच्चारण जो होगा वो क्या होगा? वांग्मय। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जाम्पल हम इसमें देख लेते हैं। सट प्लस मास, सट प्लस मास, आप इसे करके देखिए। अब देखिए यहाँ पे पंचमाक्षर है माँ, तो ये आप टा अपने ही वर्ग के किस में बदल जाएगा? टा अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा क्या? इया, टा ठा डा इया। बचा क्या? यहाँ पे सा जैसे है वैसे आ जाएगा और यहाँ पे मास उतर जाएगा। अब हम सब जानते हैं कि अगर यहाँ आपकी क्या है? स्वर रहित है, मतलब ये व्यंजन हमारा हलंत के साथ है, तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा? इसका शुद्ध जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? षडमास, षडमास हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है? शुद्ध है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है छा संबंधी नियम। तो छा संबंधी नियम को हम देखते हैं। यहाँ पर हम आपको परिभाषा ने लेकर आए हैं, डायरेक्ट हम आपको बताएंगे कैसे कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो? आपका ह्रस्व, ह्रस्व स्वर हो, ह्रस्व स्वर हो, या फिर आपका आ हो। ह्रस्व स्वर बोले तो आप सब अगर वर्णमाला पढ़े हैं तो जानते हैं अ ई उ हो, और दूसरा आपका दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या हो? छा हो। तो छा से पहले, छा से पहले क्या जुड़ जाएगा? च जुड़ जाएगा, च जुड़ जाएगा, च जुड़ जाएगा। तो चलिए इसे भी हम देखते हैं उदाहरण से कि क्या कहना जा रहा है। अगर यदि ऐसा होता है तो बस सिर्फ और सिर्फ क्या जुड़ जाएगा? च जुड़ जाएगा। कहने का मतलब ये जैसे है वैसे उतर जाएगा, और छा से पहले, मतलब इस छा से पहले क्या जुड़ जाएगा? च जुड़ जाएगा, और ये भी जैसे है छा वैसे ही आपका उतर जाएगा। समझ में आया? मतलब ह्रस्व स्वर या आ का मेल छा से होता है तो छा से पहले च जुड़ जाएगा। तो चलिए आइए उदाहरण से देखते हैं, उदाहरण से देखते हैं इसे। उदाहरण क्या है आपका? जैसे स्व प्लस छंद, चलिए ले लेते हैं स्व प्लस छंद। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है? ह्रस्व है, क्योंकि वर्ण विच्छेद में आप सब जानते हैं वा में क्या लगा है? आ लगा है। तो यहाँ पे आपका अ है और इसका मेल किससे हो रहा है? छ से हो रहा है। तो क्या क्या निकल जाए, क्या हो जाएगा? छ से पहले क्या जुड़ जाएगा? च जुड़ जाएगा, और ये जैसे हैं वैसे उतर जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्व आधा च, आधा च इस तरीके से लिखाता है क्योंकि हलंत लगा है। छंद क्या हो जाएगा? स्वच्छंद। समझ में आया? आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अनु, अनु प्लस छेद। अब देखिए यहाँ पर क्या है? ऊ है, यहाँ पे ऊ है, और यहाँ पे क्या है? छ है। इनका जब मेल होगा, इनसे संधि होगी, तो छ से पहले क्या जुड़ जाएगा? च जुड़ जाएगा, और अनु जैसे है अनु वैसे आ जाएगा, उतर जाएगा, और छेद जैसे है वैसे उतर जाएगा। और अनुच्छेद कैसे लिखा जाएगा? शुद्ध। आप सब जानते हैं कि आधा चा क्या होता है? इस तरीके से लिखा जाता है और बगल वाले व्यंजन पे लग जाता है, अनुच्छेद। समझ में आया? कोई और एग्जाम्पल ले लें। चलिए एक और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। परी प्लस छेद। आइए इसको करते हैं। यहाँ पे क्या है? छोटी ई है, और यहाँ पे क्या है? छ है। छ से पहले क्या जुड़ जाएगा? च जुड़ जाएगा, ऊपर वाला पूरा उतर जाएंगे। परी प्लस छेद क्या बन जाएगा? परिच्छेद। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट म संबंधी नियम। म संबंधी नियम को हम इसके बाद देखेंगे कि
माँ के कई नियम हैं, इसलिए हम एक एक करके देखेंगे। कई मतलब कि 2 नियम हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। पहला नियम क्या है माँ का, तो पहला हम इसमें देखेंगे अनुस्वार का नियम। ठीक है, अगर देखा जाए तो दोनों ही 2 नियम पढ़ेंगे, दोनों ही अनुस्वार से हैं, लेकिन उसके हम पहले नियम बना करके फिर देखते हैं। क्या है कि माँ, यदि माँ के बाद माँ का मेल किससे हो, यदि माँ का मेल किससे होगा, का वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग या पा वर्ग। का वर्ग मतलब का आपके पूरे 5 वर्ण, च वर्ग, का वर्ग, पा वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, जितने भी हमारे हैं 5 वर्ग से, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। यदि हम आसान भाषा में बोले तो हमारे वर्गीय व्यंजन इसके अंतर्गत आएंगे, हमारे 5 वर्गीय व्यंजन इसके अंतर्गत आएंगे। तो चलिए देखते हैं उसे भी क्या है। तो अगर ऐसा होता है तो माँ हमारा क्या हो जाएगा, माँ हमारा इसमें क्या करें, जब माँ के पश्चात कोई भी स्पर्श व्यंजन हो, माँ के बाद क्या हो, कोई भी स्पर्श व्यंजन होता है, तो माँ को स्पर्श व्यंजन के वर्ग का पंचम वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। मतलब कि इनके पंचम वर्ण को ये अनुस्वार में माँ बदल जाएगा। तो इसे हम एग्जाम्पल से करके देखते हैं, वो शायद आपको अच्छे से समझ में आए। मतलब ये आपका इनका मेल यदि इससे होगा तो ये किस में बदल जाएगा, इसी के पंचमाक्षर में। इसका मेल इससे होगा तो इसी के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। और यदि इसका मेल, माँ का मेल टा वर्ग से होता है तो इसी के पंचमाक्षर में ये बदल जाएगा। और यदि माँ का मेल किससे होता है, ता वर्ग से होता है तो इसी के पंचमाक्षर में बदलेगा न। और यदि माँ का मेल पा वर्ग से होता है तो इसी का पंचमाक्षर क्या है, माँ, बदल जाएगा। और जो आपके ये जो आए रहेंगे वो एज इट इज़ उतर जाएंगे। आइए उदाहरण से समझते हैं। मैं उदाहरण पर इसलिए जोर दे रही हूँ बच्चों, क्योंकि जब हम नियम को तभी समझ पाएंगे जब पहले उदाहरण को समझ लेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है ये, इसे भी देखते हैं। सम प्लस कलन। अब देखिए यहाँ पर माँ है और इसका मेल का से हो रहा है, तो जब इनका मेल इनसे होगा तो किस में बदल जाएगा, कखगा इया में, 5वें वर्ण में। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माँ बदल रहा है, मेल होने पर माँ बदल रहा है, सा जैसे है वैसे उतर जाएगा और कलन जैसे है उतर जाएंगे। तो ये अनुस्वार की तरह काम करेगा। तो क्या हो जाएगा, संकलन। समझ में आया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे सम प्लस गति। अब देखो आप सब जानते हैं ग क्या है, का वर्ग का है, तो का वर्ग में बदलेगा तो हो जाएगा क्या, माँ किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा, क्योंकि आएगा क्या, संगति। और हम संगति किस तरीके से, मानक भाषा में संगति ऐसे ही लिखा जाता है, मतलब अनुस्वार में बदल जाएगा संगति। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे आपको बहुत से शब्द मिलेंगे, उसे आप करके देखिएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। सम प्लस पूर्ण, इसी में आता है हमारा, सम प्लस पूर्ण बनता है क्या, समपूर्ण। अनुस्वार में बदल जाता है, क्योंकि आज हम मानक भाषा पे ही विशेष ध्यान देते हैं, इसलिए हम इसे अनुस्वार की तरह ही प्रयोग करते हैं। आइए माँ का दूसरा नियम देखते हैं। माँ का दूसरा नियम ही है अनुस्वार का नियम। और ये क्या है, ये कह रहा है जब माँ के बाद स्पर्श व्यंजन के अतिरिक्त कोई भी व्यंजन और आ जाए। अभी हमने यहाँ पे स्पर्श व्यंजन देखा था, माँ के बाद क्या देखा था, स्पर्श व्यंजन। लेकिन अब हम क्या देखेंगे, माँ के बाद स्पर्श व्यंजन को छोड़कर जब स्पर्श व्यंजन निकाल देंगे तो बचा क्या हमारे पास बचा अंतस्थ। और क्या बचा हमारे पास, ऊष्म। यदि माँ का मेल किससे हो, अंतस्थ से हो या ऊष्म से हो, इनका मेल
माँ का मेल अंतस्थ से हो या उसमें से हो तो माँ किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। बस इतना ही जानना है। तो आइए इसके कुछ हम नियम को देखते हैं। जैसे सम प्लस, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है हमारा सम प्लस क्या, मैं, सम प्लस शय। अब इसे करके देखते हैं। क्या है ये, उस व्यंजन है सा, तो माँ का मेल जब सा से होगा तो ये अपने अनुस्वार में बदल जाएगा, तो सा, और माँ अनुस्वार में बदल गया तो क्या हो गया, संशय। अब उम्मीद है आपको शॉर्ट में भी समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। सम प्लस हार, सम प्लस हार। अब आप बताइए, हा हमारा उसमें व्यंजन है। यदि आपके माँ का मेल हा से होगा तो माँ किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। बचा क्या हमारे पास, श, और उधर क्या बचा, हार, क्या हो गया, संहार। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम आपके सम प्लस रक्षक, सम प्लस रक्षक। रा हमारा क्या है, ये अंतस्थ है, और जब माँ का मेल किसी अंतस्थ व्यंजन से हो रहा है तो अंतस्थ व्यंजन से होगा तो माँ बदल जाएगा अनुस्वार में, और जैसे सा है शा उतर जाएगा, रक्षक क्या हो जाएगा, संरक्षक। तो आइए हम आगे चलते हैं। इसके आगे हमारा जो है वो है ता संबंधी नियम। ता संबंधी नियम को भी देख लेते हैं व्यंजन संधि में। ये हमारा आखिरी नियम है आज का। ता संबंधी नियम क्या कह रहा है, ये इसको भी हम 2-3 पार्ट में देखेंगे। जैसे ता का मेल, और जल्दी हम देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है हमारा। ता का मेल किससे हो, चा या छा से हो। ता का मेल, यदि ता का मेल किससे होगा, चा या छा से होगा, तो चा और के पहले क्या हो जाएगा, मतलब ता हमारा किस में बदल जाएगा। यदि इनका मेल इनसे होता है तो ता हमारा बदल जाएगा चा में, और ये जैसे हैं वैसे उतर जाएंगे। बस ये जैसे हैं वैसे उतर जाएंगे, इधर जो होगा वो उतर जाएगा। सिर्फ ता आपका परिवर्तित किस में होगा, चा में। आइए उदाहरण से देखते हैं तो समझ में आएगा। उत प्लस चारण। अब देखिए यहाँ पर चा है, ता का मेल चा से होगा तो ता किस में बदल जाएगा, चा में। इधर क्या बचा, ऊ, और यहाँ चारण को हम उतार लेंगे, जैसे था वैसे उतार लेंगे तो क्या हो जाएगा, कैसे लिखते हैं हम, उच्चारण, क्योंकि आधा चा हम इस तरीके से लिखते हैं, हो जाएगा हमारा उच्चारण। आइए एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं इससे, आपका जगत प्लस छाया, जगत प्लस छाया। अब इसे देखते हैं। यहाँ पर छा है तो ता किस में बदल जाएगा, च में, तो यहाँ पे क्या बचा, जग, और यहाँ पे क्या है उसको उतार ले, छाया। क्या बना हमारा, जग छाया, जगत छाया, जगत छाया। शुद्ध वर्तनी में आपको ये क्वेश्चन, ये शब्द बहुत आपको देखने को मिलेंगे। तो आप कुछ एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, उसे आप करके अपनी कॉपी पे देखिएगा। आपके क्या हैं, उत प्लस चरित, आप इसे करिएगा, ठीक है। एक और दे देते हैं, सत प्लस चरित, सत प्लस चरित, आप इसे करके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ता संबंधी नियम में। दूसरा देखते हैं हम ता संबंधी नियम कि यदि ता के बाद जा और झा हो तो, यदि ता के बाद क्या हो, जा और झा हो, ता के बाद जा और झा हो तो ता हमारा किस में बदल जाएगा, जा में। मतलब इनका मेल इनसे होता, ता का मेल जा और झा से होता है तो ता बदल जाएगा जा में। आइए इसके भी उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण हमारा क्या है, सत प्लस जन। अब देखिए इनका मेल इससे होगा तो ता हमारा किस में बदल जाएगा, जा में। यहाँ पे सा बचा है और यहाँ पर जो बचा है वो उतर जाएगा। ये जैसे हैं वैसे ही उतर जाएंगे, सिर्फ बदलेगा क्या, त। तो ये क्या हो गया हमारा, क्या बन गया, सजन, सज्जन, ठीक है।
ये संधि हमारी कहाँ काम आती है? तो ये हमारी संधि कहाँ काम आती है? शुद्ध वर्तनी में सबसे ज़्यादा काम आती है। परीक्षाओं में विभिन्न टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें ये दिया जाता है कि कौन सा शब्द इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो वहाँ पे ये बहुत काम आते हैं। चलिए एक और देखते हैं, बहुत पूछी जाती है परीक्षा में ये क्वेश्चन, उत प्लस ज्वल। अब देखिए उज्ज्वल बहुत लोग गलत लिखते हैं, यहाँ पे जा आया है तो जाहिर सी बात है आपका जा है तो ये ता किसे बदल जाएगा? जा में। हलंत है तो हलंत रहेगा, और यहाँ पे आधा जा है, जैसे है वैसे हम इसको उतार लेंगे। और यहाँ पे हमारा क्या बचा? उत, तो इसको यदि हम मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा? उ आधा जा व ल, उज्ज्वल। तो उज्ज्वल शुद्ध हमारा ऐसे लिखा जाता है। तो चलिए ता का एक और नियम देखते हैं। ता का हम एक और नियम देखेंगे, ये हमारा आज का लास्ट है, कि यदि पहले वर्ण का अंतिम वर्ण ता हो और दूसरे पद का पहला वर्ण सा हो, तो जब इन दोनों का मेल होता है तो ता हमारा बदल जाएगा च में और सा हमारा बदल जाएगा छ में। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं, हमें अच्छे से समझ में आएगा आपके। इसके उदाहरण हैं जैसे उत प्लस श्वास। अब देखिए यहाँ पे सा है, यहाँ पर ता है, अब इन दोनों का मेल होगा तो ता बदल जाएगा किस में? चा में, और सा बदल जाएगा किस में? छा में। ये आधा है तो ये भी आधा रहेगा, ये आधा है तो ये भी आधा रहेगा। अब जो बचे हैं उनको हम ऐसे ही उतार लेते हैं। यहाँ पे ऊ बचा है, यहाँ पे वास बचा है। अब देखिए ये क्या हो गया? उच्छ्वास। कैसे लिखा जाएगा उच्छ्वास? तो आप लोग लिख करके देखिए। अब उच्छ्वास ऊ आधा च छ वा से, उच्छ्वास, ये हमारा शुद्ध है। आइए इसे और एक देख लेते हैं, उच्छ्वास के साथ साथ एक और देख लेते हैं, सत प्लस शास्त्र। क्या देखते हैं? सत प्लस शास्त्र। अब देखिए इसे, यहाँ पर ता है, ये किस में बदल जाएगा? च में, और यहाँ पे सा है। अब यहाँ पे देखिए सा पूरा है, इसलिए जो हमारा छा होगा वो भी पूरा होगा। अगर आधा होता, हलंत के साथ होता, तो हमारा छा भी हलंत के साथ होता। बचा क्या है ऊपर? सा ले लेते हैं। यहाँ क्या बचा है हमारा? स्त्र। आ बचा है तो आ को हम रखेंगे ही, सिर्फ हमने किसको बदला है? सा को। तो अब ये लिखाएगा कैसे? छस सच्छास्त्र, सच्छास्त्र। क्या बन गया? सच्छास्त्र। तो ये है हमारी आज की व्यंजन संधि। मैं आशा करती हूँ कि आपको संधि समझ में आई होगी। इस वीडियो को आप या तो स्पीड स्लो करके या एक की जगह 2 बार देखिए, तो आपको संधि अच्छे से समझ में आएगी। व्यंजन संधि हमारी आज यहाँ पर कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम विसर्ग संधि को देखेंगे। आप हमारे क्लास को देखते रहिए। अगले आने वाले वीडियो में मैं आपको विसर्ग संधि पढ़ाऊँगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।